अब हम आपको यह बताएंगे कि क्या बांग्लादेश में हुए खून खराबे और तख्ता पलट के पीछे अमेरिका का हाथ है। शेख हसीना ने अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के नाम एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने यह आरोप लगाया कि अगर उनकी सरकार अमेरिका को बांग्लादेश का सेंट मार्टिन्स द्वीप देने के लिए तैयार हो जाती तो बांग्लादेश में तख्ता पलट नहीं होता। असल में यह शेख हसीना का वही भाषण है। यही बात शेख हसीना वहां भागने से पहले, सत्ता छोड़ने से पहले लोगों को बताना चाहती थी और यही भाषण वो वहां टीवी पर देना चाहती थी और लोगों को संबोधित करना चाहती थी और बताना चाहती थी कि जो कुछ हो रहा है इसके पीछे क्या है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये वही भाषण है। अब ये जो द्वीप है जिसके बारे में शेख हसीना ने यह मुद्दा उठाया है, ये वही द्वीप है जिसे बांग्लादेश में कोकोनट आइलैंड कहते हैं, जिसका बांग्ला भाषा में अर्थ होता है नारिकेल जिंजिरा। और यहां सिर्फ 7,000 लोगों की आबादी है इस छोटे से द्वीप में। क्षेत्रफल के मामले में यह द्वीप इतना छोटा है कि दिल्ली का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उस हवाई अड्डे के कुल क्षेत्रफल में ऐसे 7 द्वीप बन सकते हैं। हमारे दिल्ली के हवाई अड्डे में ऐसे 7 द्वीप बन जाएंगे। विभाजन से पहले यह द्वीप भारत के पास था, लेकिन बंटवारे के बाद भारत ने यह आइलैंड पूर्वी पाकिस्तान को सौंप दिया था और तभी से अमेरिका इस आइलैंड के पीछे हाथ धोकर पड़ा था। अमेरिका की नजर इस आइलैंड पर थी। वर्ष 1955 से 2024 के बीच अमेरिका ने इस आइलैंड को लीज पर लेने के कई प्रयास किए कि आप हमें यह लीज पर दे दीजिए। और अब भी बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ उसका असली कारण इसी आइलैंड को माना जा रहा है, इसी द्वीप को माना जा रहा है। तो ऐसा इसमें क्या खास है? यह बांग्लादेश का एकमात्र कोरल द्वीप है जहां से बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, म्यांमार और चीन की निगरानी बहुत आसानी से की जा सकती है। यानी इसकी जो लोकेशन है वो बड़ी प्राइम लोकेशन है, बड़े मौके की लोकेशन है इसकी। और इसीलिए जिसके पास ये द्वीप होगा वो इन सारे देशों पर नजर रख सकता है। और यही कारण है कि अमेरिका यहां अपनी नौसेना के लिए अपना एक नेवल बेस बनाना चाहता था, जिसके लिए शेख हसीना तैयार नहीं थी। पिछले साल जून 2023 में शेख हसीना ने अपने एक भाषण में कहा था कि जब तक बांग्लादेश में उनकी सरकार है तब तक सेंट मार्टिन्स आइलैंड को अमेरिका को कभी नहीं सौंपा जाएगा। लेकिन अगर बांग्लादेश में खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी का शासन आ गया तो इस द्वीप को उनकी पार्टी अमेरिका को बेच देगी। उस समय अमेरिका ने इन आरोपों को खारिज किया था और कहा था कि वो बांग्लादेश की संप्रभुता का सम्मान करता है। लेकिन इसके बाद बांग्लादेश में जितनी भी घटनाएं हुई उनसे यही लगता है कि शेख हसीना की सरकार को गिराने के पीछे अमेरिका का स्वार्थ हो भी सकता है। चुनावों से सिर्फ 4 महीने पहले सितंबर 2023 में अमेरिका ने यह कहते हुए बांग्लादेश के कई नेताओं पर प्रतिबंध लगा दिया था कि बांग्लादेश में चुनावों की प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं है। और इनमें भी जिन नेताओं पर प्रतिबंध लगे उनमें ज्यादातर शेख हसीना की पार्टी के थे। यह सब कुछ ऐसे समय में हुआ जब शेख हसीना बांग्लादेश की संसद में खुलकर इस बात को कह रही थी कि अमेरिका चाहे तो वो किसी भी देश में सरकार को बदल सकता है, इतनी ताकत है अमेरिका के पास। और ये बात बांग्लादेश का मीडिया भी लगातार कह रहा था कि अमेरिका बांग्लादेश में दखलंदाजी करके यहां की सरकार को गिरा देगा। उस समय बांग्लादेश के एक अखबार ने दावा किया था कि अमेरिका ने शेख हसीना को प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देने के लिए 3 नवंबर 2023 तक का समय दिया है और अगर इस बार उन्होंने अमेरिका की बात नहीं मानी तो इसके गंभीर परिणाम बांग्लादेश को भुगतने पड़ेंगे। इसके अलावा इसी साल जनवरी में आम चुनावों से ठीक पहले अमेरिका के कुछ अधिकारी बांग्लादेश आए और उन्होंने यहां विपक्ष की नेता खालिदा जिया और जमाते इस्लामी के नेताओं से मुलाकात की। अमेरिका कहता है कि वो बांग्लादेश के लोकतंत्र को मजबूत करना चाहता है, इसलिए उसने बांग्लादेश के विपक्षी नेताओं से मुलाकात करने के लिए अपने बड़े अधिकारियों को यहां भेजा। लेकिन शेख हसीना कहती हैं कि जिस जमाते इस्लामी पर उनके देश की सर्वोच्च अदालत ने प्रतिबंध लगाया है उसके नेताओं से मिलकर अमेरिका के अधिकारी कौन से लोकतंत्र को मजबूत कर रहे थे। शेख हसीना का आरोप है कि यह मुलाकात उनकी सरकार को हटाने के लिए हुई थी और इसके कई सबूत हैं। इसी साल 26 मई को शेख हसीना ने यह बयान दिया कि एक व्हाइट क्रिश्चियन कंट्री यानी एक व्हाइट क्रिश्चियन देश बांग्लादेश के सेंट मार्टिन्स द्वीप में
अपना नेवल बेस बनाने की मांग कर रहा है, जिसके लिए उनकी सरकार कभी सहमत नहीं होगी। और संयोग की बात यह है कि शेख हसीना ने यह बयान 26 मई को दिया और इसके 10 दिन के बाद ढाका हाईकोर्ट ने आरक्षण की व्यवस्था को बहाल करने का फैसला सुना दिया। और इसी फैसले के बाद बांग्लादेश में दंगे भड़के आरक्षण के खिलाफ। और इससे ऐसा लगता है कि शेख हसीना के बयान में और ढाका हाईकोर्ट के फैसले के बीच कुछ न कुछ कनेक्शन था। यह बात इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि अमेरिका के एक डिप्लोमेट जिनका नाम है डोनाल्ड लू, वो इसी साल शेख हसीना के 5वीं बार प्रधानमंत्री बनने के बाद 3 बार बांग्लादेश आए। और ये वही डिप्लोमेट हैं जिन पर इसी साल पाकिस्तान में हुए चुनाव के दौरान यह आरोप लगा कि वो इमरान खान को वहां की सरकार से बाहर रखना चाहते हैं। और यह आरोप खुद इमरान खान ने लगाए थे। इमरान खान ने कहा था कि उनकी सरकार भी अमेरिका ने ही गिराई है। और इत्तेफाक की बात यह है कि पाकिस्तान के चुनाव में इमरान खान के खिलाफ बयान देने वाले अमेरिका के डिप्लोमेट डोनाल्ड लू ही बांग्लादेश में भी चुनाव होने के बाद कई बार ढाका आए, जिससे अमेरिका की भूमिका को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। यानी एक ही डिप्लोमेट के जो है फुटप्रिंट्स आपको दिख रहे हैं पाकिस्तान में भी और बांग्लादेश में भी। इमरान खान ने भी यही कहा कि मेरी सरकार को हटाने के पीछे, मुझे जेल भेजने के पीछे अमेरिका का हाथ है। आपको याद होगा इमरान खान ने यह आरोप लगाया था। इसके अलावा यहां बांग्लादेश ट्रिब्यून की एक और रिपोर्ट यह कहती है कि बांग्लादेश में अमेरिका के एम्बेसडर पीटर हास 25 जुलाई को ढाका छोड़कर अमेरिका लौट गए, जिससे सवाल खड़ा होता है कि जब 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद छात्रों का आंदोलन समाप्त हो चुका था और 25 जुलाई को बांग्लादेश में स्थिति सामान्य हो चुकी थी, तब पीटर हास को ऐसा क्या पता चला कि वो हिंसक आंदोलन शुरू होने से ठीक पहले चुपचाप बांग्लादेश छोड़कर चले गए। इससे भी बड़ी बात यह कि खालिदा जिया की पार्टी से पीटर हास के रिश्ते काफी अच्छे थे और इस बात का शेख हसीना की पार्टी के कई नेताओं ने विरोध किया था और पीटर हास को तब धमकी भी दी थी। और सोचिए, ये वही पीटर हास हैं जिन्हें शेख हसीना की पार्टी अपना दुश्मन मानती थी और खालिदा जिया की पार्टी उनका समर्थन करती थी। और वो 5 अगस्त के तख्तापलट से 11 दिन पहले चुपचाप बांग्लादेश छोड़कर चले गए, जिससे बांग्लादेश के राजनीतिक घटनाक्रम के पीछे अमेरिका का हाथ होने का आरोप लगता है। और अब ये बात शेख हसीना खुलेआम कह रही हैं। अगर उनकी ये चिट्ठी जो लीक हुई है, अगर ये सही है, तो यहां आपको 3 बातें आज नोट करनी चाहिए। पहली बात यह कि शेख हसीना के बाद बांग्लादेश में जिस अंतरिम सरकार का गठन हुआ, उसके प्रमुख मोहम्मद यूनुस पर अमेरिका बहुत भरोसा करता है और मेहरबान भी है। और वो बांग्लादेश के एकमात्र नागरिक हैं जिन्हें अमेरिका ने अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। आप कह सकते हैं कि वो अमेरिका के बहुत करीबी नेता हैं। दूसरा, अमेरिका को बांग्लादेश के लोकतंत्र की इतनी चिंता होती कि वो बार बार वहां के चुनावों में न सिर्फ हस्तक्षेप करता है, बल्कि अपने अधिकारियों को भी बांग्लादेश के विपक्षी नेताओं के साथ बैठक करने के लिए भेजता है। और अमेरिका ये सब बांग्लादेश के लोकतंत्र को तानाशाही से बचाने के नाम पर करता है। लेकिन हमारा सवाल यह है कि जिन मुस्लिम देशों में तानाशाही है, जहां लोकतंत्र आज भी ना के बराबर है, अमेरिका उन देशों की चिंता क्यों नहीं करता? ऐसे बहुत सारे देश हैं और इस तरह के देशों में ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पर या तो आंशिक लोकतंत्र है या फिर इन देशों में कोई लोकतंत्र है ही नहीं। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका को इन देशों के लोकतंत्र की कोई चिंता नहीं होती। उदाहरण के तौर पर बहुत बड़ी संख्या में ऐसे मुस्लिम देश हैं इस दुनिया में जहां पर लोकतंत्र है ही नहीं, जहां पर एक परिवार का शासन चलता है, लेकिन अमेरिका वहां नहीं जा सकता। तो ये एक अमेरिका की बात है। तीसरा बड़ा पॉइंट यह है कि आज अमेरिका ने बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार की हत्या करने वाले बांग्लादेश के पूर्व सैन्य अधिकारी राशिद चौधरी को अपने ही देश में शरण दी हुई है। लेकिन यही अमेरिका शेख हसीना को राजनीतिक शरण देने से इनकार कर रहा है, जिससे अमेरिका और पश्चिमी देशों का असली चरित्र पता चलता है। तो सोचिए, ये वो अमेरिका है, शेख मुजीबुर रहमान को मारने वाले उसके हत्यारे को तो उन्होंने राजनीतिक शरण अपने देश में दे रखी है, लेकिन शेख हसीना को राजनीतिक शरण नहीं दी। एक और बड़ी बात यह कि दुनिया में कुल 57 मुस्लिम देश हैं, इसके बावजूद इनमें एक भी देश ने शेख हसीना को अपने यहां राजनीतिक शरण देने की कोशिश नहीं की है, जबकि
शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान के शासन में ही बांग्लादेश ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC का सदस्य देश बना था। शेख हसीना खुद एक मुस्लिम नेता हैं, फिर भी एक भी मुस्लिम नेता ने उन्हें अपने यहां आने का न्योता नहीं दिया। आज इस संगठन का एक भी मुस्लिम देश शेख हसीना को अपने यहां राजनीतिक शरण देने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि शेख हसीना ने कहा है कि वो वापस बांग्लादेश जरूर लौटेंगी। तो ये एक बड़ी बात जो है वो ये है कि बहुत लोग सोच रहे थे कि शेख हसीना अब इस गेम से बाहर हैं। शेख हसीना ने कहा है कि वो वापस बांग्लादेश जरूर लौटेंगी और उन्हें कोई रोक नहीं सकता, यानी पिक्चर अभी बाकी है। लेकिन शेख हसीना के बेटे सजीव वाजिद ने इन दावों का खंडन किया है और कहा है कि ढाका छोड़ने के बाद और पहले भी इस तरह का कोई बयान उनकी मां ने नहीं दिया है। तो एक बड़ी बात यह है कि ये उनका जो बयान है, उनकी जो चिट्ठी है या भाषण की जो प्रति है जो लीक हो गई है, उसमें शेख हसीना ये कह रही हैं कि सबके पीछे अमेरिका का हाथ है। लेकिन अब उनके पुत्र ने यह कहा है कि उनकी मां ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। लेकिन जब स्थिति इस तरह की होती है तो तमाम तरह की खबरें आती हैं और बहुत सारी खबरें राजनीति को ध्यान में रखकर जो है कही जाती हैं, बताई जाती हैं। हो सकता है कि शेख हसीना एक अलग रणनीति के हिसाब से चल रही हों और उनका बेटा जो दूर बैठा है वो शायद एक अलग रणनीति के हिसाब से चल रहा हो। अब बांग्लादेश में हुए विरोध प्रदर्शन और तख्तापलट का असर पाकिस्तान में भी देखने को मिल रहा है और इमरान खान की पार्टी की उम्मीद ये जगी है कि वो भी विरोध प्रदर्शन के सहारे शायद बांग्लादेश जैसा कुछ पाकिस्तान में कर सकते हैं। इमरान खान की पार्टी PTI की छात्र इकाई ने पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है और इनका कहना है कि पाकिस्तान में संविधान की रक्षा होनी चाहिए। साथ ही उनकी मांग है कि देश में छात्र संघों की पूरी बहाली होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की सरकार इस विरोध प्रदर्शन को लेकर पहले से ही सतर्क हो गई है और उसने कहा है कि जो भी कोई ऐसा विरोध प्रदर्शन करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान की सरकार ने कहा है कि अगर कोई छात्र हिंसक आंदोलन में शामिल होता है तो उसका पासपोर्ट रद्द कर दिया जाएगा और उसके शहर छोड़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। और वहां की सरकार ने सभी प्रांतों की सरकारों को ऐसी कार्रवाई करने के लिए आदेश अभी से जारी कर दिए हैं।